चलिए अब आपको सीधे लिए चलेंगे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री इस वक्त मीडिया के जरिए देश प्रदेश की आवाम से बात कर रहे हैं और कुछ चर्चा करने के लिए बुलाया है। जैसा अपने को पता है कि कोरोना के इस पीरियड में लगातार जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है उसमें प्रत्यक्ष मिलना जुलना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन इस माध्यम से हम कुछ लोगों से आज बातचीत जरूर कर पाएंगे। जोड़े तो लाइन के साथ हमने काफी लोग हैं, लेकिन चर्चा के लिए शायद सबसे बातचीत ना हो पाए। जिन लोगों से बातचीत हो पाएगी समय के हिसाब से उतना हम पूरा करेंगे। प्रारंभ में मैं आपके सामने इतना ही विषय रखता हूं कि इस कोरोना महामारी में हरियाणा की जो स्थिति है ये पिछले महीने के अंत तक यानी अप्रैल अंत तक काफी ठीक थी, 30 अप्रैल तक, लेकिन पहला सप्ताह मई का ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं गया। बहुत बड़ी संख्या में एकदम दिल्ली के साथ लगते 4 जिलों में सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद इनकी संख्या एकदम बढ़ गई। जहां हम रिकवरी रेट में केरल के बाद दूसरे स्थान पर थे, एकदम बहुत नीचे हमारा रिकवरी रेट हो गया, क्योंकि इधर संख्या बढ़ गई। रिकवरी कम हो रही थी, संख्या काफी बढ़ रही थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से उस गति से तो नहीं, फिर भी कल हमारे 50 केस एकदम बढ़ गए, जो थोड़ा चिंताजनक थे। कल तक की जो हमारी संख्या है 780 लोग कुल डिटेक्ट हुए, जिसमें 14 इटालियन लोग भी थे, और उसके अंदर से 382 ये डिस्चार्ज हो गए हैं। 427 कल सायंकाल तक ये आंकड़ा के हमारे जो पॉजिटिव केस अंडर ट्रीटमेंट ये चल रहे हैं। 11 लोगों की मृत्यु हुई, तो ये हमारा मोटा आंकड़ा है। देखा जाए तो अभी भी आसपास के जो प्रांत हैं, चाहे दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन सब प्रांतों से तो अभी भी हम एक ठीक स्थिति में हैं। लेकिन और स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए बराबर हमारे प्रयत्न चल रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए बहुत से जो प्रावधान किए वो सब अपने को मालूम है, आज उसके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज तो अब ये जो लॉकडाउन 3 खत्म होगा और लॉकडाउन 4 की जैसी संभावना है, उस संभावना को देखते हुए कुछ ढिलाई, कुछ कंसेशंस ये दे करके और गतिविधियां शुरू करने की बात है। 15 तारीख तक सब प्रांतों को, सब मुख्यमंत्रियों को ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट बना करके भेजें, ताकि 16 और 17 में कुछ निर्णय लेकर के 18 तारीख से किस प्रकार की स्थिति रहेगी वो सब जानकारी हमको मिलेंगी। केंद्र के निर्देश मिलते हैं एमएचए के, उन निर्देशों के हिसाब से हमको अपने प्रदेश में और थोड़ा अदल बदल करना हो तो करके उसको हम फाइनल लागू करते हैं। इस समय सामान्य परिस्थितियां बन रही हैं, उद्योग में एक गतिविधि बढ़ी है, और हमारे उद्योग प्राय जितने भी कर्मचारी, जितने उन्होंने पास लेने थे, जितने वर्कर्स थे, वो सब हमने 3-4 क्षेत्रों को जो कंटेनमेंट एरिया है उसको छोड़ करके बाकी सब क्षेत्रों के अंदर हमने परमिशन दी है। चाहे वो उद्योग में लगे हुए, चाहे हमारी जो संस्थाएं हैं या बाजार हैं, जिन लोगों ने परमिशन ली है हमसे, 25 लाख लोगों को परमिशन दी जा चुकी है पास लेकर के अपने काम को चालू करें। इसलिए सामान्य गतिविधियां चालू हुई हैं। और इसमें जो एक बड़ा विषय कोरोना का इलाज, लोगों का हेल्थ डिपार्टमेंट, ये तो सब है ही है, लेकिन उसके साथ जो बड़ा कठिनाई का विषय था कि लेबर ने प्लान करना शुरू किया, और उस प्लान करने वालों की व्यवस्था करना ये भी हमारे लिए जरूरी था। हमने अभी तक 19 ट्रेन और लगभग 2000 बसें, इसमें लगभग 1 लाख लोगों को, 19 नहीं 28 ट्रेन चली गई हैं अभी तक, तो 28 ट्रेन और 2000 बसें, ये लगभग 1 लाख से ऊपर लोग ये भेजे जा चुके हैं व्यवस्था के माध्यम से। अपने आप जो लोग गए हैं उनकी संख्या इससे अतिरिक्त है, लेकिन फिर भी अभी कुछ संख्या ऐसी है कि जो जाने के लिए अभी भी लालायत है। उसके लिए लगातार ट्रेन की, बसों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन ये सब सामने जिस स्टेट में लोग जाने होते हैं उनकी सहमति के साथ भेजना पड़ता है, उसके बिना भेज नहीं सकते हैं। ये वन साइडेड नहीं होता, बल्कि म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग जब कर लेते हैं तब उनको भेजा जाता है। तो उस काम में हम लगे हैं। इस सारे कार्यक्रम में
एक विषय प्रधानमंत्री जी ने कल जो देश को संबोधित किया और देश की जनता को संबोधित करने में उन्होंने एक विश्वास प्रकट किया, और हम सबका भी विश्वास में है ही है कि हम अपनी इन परिस्थितियों को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, इस कोरोना की लड़ाई में मुकाबला करके कैसे इसको पार पा सकते हैं। कल उन्होंने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। इसमें से लगभग 2 लाख करोड़ का पैकेज तो पहले से ही जो उन्होंने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बताया था, उसको जोड़ करके ये सब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बनने वाला है। उसी क्रम में आज हमारी वित्त मंत्री जी ने बहुत सी घोषणाएं की हैं, आप सब लोगों ने उसको सुना ही होगा। उसमें मुख्य रूप से आज जो जिन बातों पर फोकस था वो था जो छोटा उद्योग है हमारा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, एमएसएमईज, ये जो उद्योग है, इस उद्योग में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या वर्कर्स की, मजदूरों की इसमें लगती है और बहुत जनता इसके ऊपर उनकी आजीविका निर्भर है, तो इसको बड़ा पैकेज दे करके और उन्होंने जो योजनाएं बताई हमको, जैसा उन्होंने सीधा सीधा 3 लाख करोड़ रुपए का तो कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक बिजनेस और ऑटोमेटिक लोन्स, ये जो उन्होंने एमएसएमई के लिए घोषणा किया है, और इसमें भी अगले 12 महीने तक उन लोन्स का मोरिटोरियम रहेगा, कोई उनको रिफंड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद 4 साल तक का ये लोन होगा, इसके बाद ही उनको अपनी वापसी लोन की ये करनी होगी। मैं समझता हूं एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा ये पग है जो उठाया गया है। इसी में कुछ एमएसएमई को स्ट्रेस्ड कैटेगरी में रखा गया है कि बहुत दबाव में आकर के उनके सारे सिस्टम, बहुत छोटा जिनका सिस्टम होता है, वो अपनी सारी पूंजी को भी शायद खर्च चुके होंगे या कोई ना कोई दबाव में होंगे, तो उनके लिए अलग से कोई एक कैटेगरी बना करके 20,000 करोड़ रुपया उनके लिए अलग से रखा गया है, जिसमें 2 लाख एमएसएमईज इनको सबको लाभ मिलेगा। साथ ही जो ऐसी एमएसएमईज हैं जिनका पोटेंशियल ग्रोथ का बहुत अधिक है और वायबल हैं, जिनको गति से आगे बढ़ाया जा सकता है, उनका स्पेशल पैकेज एक 50,000 करोड़ रुपए का ये अलग से भी एक जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि कई प्रकार की जो कैटेगरीज बनाई हैं वो सब जानकारी आपको है ही है। एक बड़ा जो महत्व का विषय है कि एमएसएमईज का जो कैटेगरीज हैं उनका जो चेंज किया गया है, उनका प्रकार चेंज किया गया, उनका साइज जो बदला गया है। माइक्रो जो पहले 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट थी, अब वो माइक्रो की 25 लाख रुपए से कम की जो इन्वेस्टमेंट है उसको माइक्रो, पहले कितना था, अब उसको 1 करोड़ कर दिया गया है। और इसी प्रकार से स्मॉल पहले 5 करोड़ रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट थी, अब वो 10 करोड़ कर दिया। मीडियम 10 करोड़ से कम थी, उसको 20 करोड़ रुपया कर दिया है। इसी प्रकार इनकी जो सेवाएं हैं उसका भी इतना टर्नओवर है, उस टर्नओवर को भी बदला गया है। अर्थात पहले जो इनके साइज थे, जो लिमिट्स थी, उस लिमिट्स को बढ़ा करके डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। एक इससे और महत्वपूर्ण बात जो की गई है कि 200 करोड़ रुपए तक की जितने भी टेंडर्स हैं वो सब अब ग्लोबल टेंडर ना होकर के केवल नेशनल टेंडर ही होंगे, ताकि 200 करोड़ रुपए तक के सामान को हम अपने देश की ही कंपनियों से खरीदें। इसमें ग्लोबल टेंडर्स को एक प्रकार से प्रोहिबिट किया गया है। इसके अंदर जैसे कल उन्होंने कहा था, लोकल और वोकल अर्थात मेक इन इंडिया, इसके ऊपर जोर देने का एक बहुत बड़ा एक ये प्रावधान किया गया है। इसी में से हमें लगता है कि अपना भारत ये आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भरता अगर हो जाती है हमारी, तो हम विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। ये एक बहुत एक बड़ा इसमें काम किया गया है। एमएसएमईज के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में भी उसको ई मार्केट लिंकेज, ये विषय भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर मजदूरों के लिए ईपीएफ की योजनाएं भी बताई हैं कि वो ईपीएफ 10%, 12% की बजाय 10%, और कुछ लोगों के लिए तो अभी 3 महीने के लिए एग्जम्प्ट भी किया है कि 3 महीने के लिए एग्जम्प्ट करके और ईपीएफ को उनको नहीं भरना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों की भी योजनाएं हैं। एनबीएफसी अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
इनका भी, हालांकि प्रदेश से सरकार का इसमें कोई बहुत बड़ा महत्व योगदान नहीं है, ना उसमें कोई गतिविधि है, ये केंद्रीय स्तर के ऊपर ही सब होने वाली है। डिस्कॉम्स, हमारी बिजली कंपनियां, जो कि जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो सब बंद होने के कारण से एक बहुत बड़ा लोड डिस्कॉम्स के ऊपर पड़ रहा था। हमने उसमें छूट भी दी है कुछ एमएसएमईज को कि जो फिक्स चार्जेस हैं 25% हमने उसके माफ किए हैं, और बिल्स भी अब लगभग 3 महीने के बिलों की पेमेंट वो हो नहीं रही है। एक अच्छा कदम है केंद्र सरकार की ओर से कि उनको उनकी व्यवस्था को ठीक बनाए रखा जाए। तो 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी ये डिस्कॉम्स की बनेगी, ताकि डिस्कॉम्स भी अपना काम ठीक से गति से चलाते रहें। ये एक विषय। कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ दिया गया है, ये हम पहले भी हरियाणा में कर चुके हैं कि 3 महीने के लिए उनका जो टाइम पीरियड है उसको हमने 0 पीरियड कर दिया था कि जिस भी किसी की टाइम लिमिट इस कोरोना पीरियड में आ रही है तो उसको 0 टाइम मान करके 0 टाइम लिमिट, उतने ही दिन, जितने दिन कोरोना में उनका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होगा उसको उतने दिन के लिए कोरोना के बाद ये बढ़ा दिया जाएगा, ताकि उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। रियल एस्टेट के लिए भी कुछ रेरा में रजिस्ट्रेशन की छूट दी गई है। टीडीएस, टीसीएस रेट इनमें रिडक्शन की गई है। डायरेक्ट टैक्स मेजर्स और जो हमारी रिटर्न्स भरने की तिथियां हैं वो भी बढ़ाई गई हैं, ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो कि उसको टाइमली रिटर्न अपनी भरने में जो कठिनाई है उसमें भी कहीं 2 महीने कहीं 3 महीने का ये एक डेट को एक्सटेंड किया गया है। और मैं समझता हूं आज तो केवल पहला दिन था इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में घोषणा का, अभी 2 दिन लगातार और होना है। इसमें काफी ऐसे सेक्टर्स, कैसे कैटेगरीज बच गई हैं जिन कैटेगरीज के लिए कल में और परसों में कुछ और घोषणाएं होंगी, वो भी अपने सामने आएंगी। मित्रों, 5.5 लाख करोड़ रुपए का आज तक हुआ है, टोटल 20 लाख होना है। ठीक, हमारे वित्त सचिव जी बता रहे हैं। तो इस नाते से हम लोगों ने बहुत से ऐसे प्रदेशों के साथ जब अपने प्रदेश की तुलना की, बहुत से हम वीडियो भी देख रहे हैं कि बाहर जा करके जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके मजदूर गए हैं, वर्कर गए हैं, तो उन लोगों ने वहां जाकर के हरियाणा का जो बखान किया है वो काफी सुखद है कि हम बहुत सी व्यवस्थाएं अपने यहाँ गरीब लोगों को, मजदूरों को जो आर्थिक सहायता देनी थी, जो उनको भोजन के लिए पैकेट, राशन पैकेट ये सब देने थे, ठीक प्रकार से हम चिन्हित कर पाए। यहाँ एक उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने उसमें भाषण में कहा कि हमको अपने रिफॉर्म्स कुछ करने होंगे। आज समय के हिसाब से जैसा अभी कितना लंबा चलता है, हमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आज टेक्नोलॉजी का सहारा ये बहुत जरूरी हो गया है। हम मानो आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के सहारे के कारण से ही कर रहे हैं। इसी प्रकार समाज में भी सब व्यवस्थाएं टेक्नोलॉजी के कारण से हमको ठीक करनी पड़ेंगी। हालांकि हमारा विश्वास तो पिछले 5 साल में भी लगातार ये बना रहा कि हम जितनी टेक्नोलॉजी से व्यवस्थाएं बना लेंगे उतना भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, पारदर्शिता आएगी और उतना ही एक समान रूप से हर किसी को व्यवहार मिलेगा, भेदभाव नहीं होगा। चाहे हमारी भर्तियां थी, चाहे हमारे ट्रांसफर्स थे, चाहे और प्रकार के नीचे तक की सारी बातें। अभी इस 3, 3.5, 4 बल्कि 6 महीने हो गए। अब तो इस 6 महीने में 2 महीने का कोरोना का पीरियड इसमें आ गया, हमने टेक्नोलॉजी का बहुत सहारा लिया। हमारी जितनी टेक्नोलॉजी की व्यवस्थाएं थी उसी के अंदर हमने जो प्रोक्योरमेंट है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमारा साल भर से चल रहा था, इसमें भी सुधार करके और इस बार सारी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल के माध्यम से किया गया। हमने नीचे गरीब आदमियों को सहायता पहुंचाने का काम, यानी जितनी एक एक व्यक्ति की पहचान करके लोकल कमेटीज हमने बनाई। 20,000 ऐसी लोकल कमेटीज के सर्वे के माध्यम से हमें जानकारी मिलती थी कि इस घर में राशन की आवश्यकता है, इस घर में इसका कार्ड नहीं बना हुआ तो इसको डिस्ट्रेस राशन टोकन देना होगा हमको, या पैसे पहुंचाने होंगे, ये गरीब आदमी है इसका काम रुक गया है। तो सारी जानकारियां लेकर के, और जो पहले से हमारे पास जानकारियां थी, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, परिवार पहचान पत्र, ये सब बनाकर, और अब की जानकारी के लिए हमने 16,20,000 लोगों तक इस समय तक 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक की राशि पहुंचाई है। इसमें और एक 4-5 लाख लोग हैं जिनका अभी प्रोसेस में चल रहा है, उनको भी ये सारी योजनाएं, इसका लाभ पहुंचेगा, अर्थात ये 20 लाख से ऊपर। कोई सामान्य अगर स्थिति होती तो इन सामान्य स्थितियों में 20 लाख लोगों तक पहुंच नहीं बना पाते, और बनती भी तो पता नहीं कितना इसमें घोस्ट बेनिफिशियरी होते, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
लेकिन इस बार ठीक पात्र व्यक्ति को, जो डिजर्व करता है, उसी को उसकी सहायता पहुंची है, ये हमको पूरा विश्वास है। इसलिए हमने इसके अंदर जो राशि खर्च की है 619 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, और ये 619 करोड़ रुपया इस प्रदेश में सीधा सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर करना इस 2 महीने में एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम आगे भी चालू रखेंगे इन व्यवस्थाओं को, और हमारा परिवार पहचान पत्र का जो प्रोजेक्ट है वो जब पूरा होगा तो इसके बहुत सारे लाभ ये जनता को, गरीब जनता को ये होने वाले हैं। सरकार की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता आएगी, और जहां कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है उसको भी हम इसको समाप्त कर पाएंगे। हमने इसी प्रकार से जो हमारा डिजिटलाइजेशन का कार्यक्रम था उसके अंदर बहुत हमने, जो मैंने ट्रांसफर का विषय बता दिया, पीडीएस का सिस्टम ये भी इसी में से निकाला कि पात्र व्यक्ति को ही राशन मिले, राशन नहीं ले पाएगा तो अगले महीने भी उसको राशन मिल सकता है। अभी कोरोना के समय ई पास सिस्टम ये भी हमने डिजिटलाइजेशन में से किया कि कोई भी आदमी अप्लाई करता है, जो कंडीशंस उसकी हैं उस हिसाब से उसको ई पास मिल जाता है। उसको किसी ऑफिस में जाकर के कहीं पास नहीं लेना पड़ता है, उसको पास वही मिल जाता है। सारी चीजें अब केंद्र सरकार के लेवल पर भी कितने ही डिजिटलाइजेशन का उपयोग करके हम लोगों ने काम किया। अगर और कुछ नहीं तो हम ये आरोग्य ऐप के ऊपर जाए, एक प्रकार से ये भी डिजिटलाइजेशन का एक नमूना है कि आज करोड़ों लोग ये जो ऐप है हमारी आरोग्य सेतु ऐप, इसको लोड किया है। इसका लाभ कितना हुआ कि हमको पता लग जाता है 500 मीटर के दायरे में क्या कोई ऐसा तो नहीं कि जो पीड़ित व्यक्ति जो पॉजिटिव हो, या 1 किलोमीटर के अंदर कितने हैं, 2 किलोमीटर के अंदर कितने हैं। हर व्यक्ति अपनी जगह पर अपने दायरे को एक सुरक्षित चक्र के रूप में वो देख सकता है। टोल फ्री नंबर, हमारे जितने कंट्रोल रूम हैं, प्रतिदिन जितनी हमारे पास आज भी लगभग 8 से 10,000 कॉल ऐसी आती हैं जो हर दिन जिसको कौन सी तकलीफ है, पीड़ा है, वो सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज पहुंचती हैं। एक एक व्यक्ति को फोन करके पूछा जाता है कि आपकी जो तकलीफ हो दूर हुई कि नहीं हुई। इस प्रकार से ये सारे ऑनलाइन सब सिस्टम चल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो प्रयत्न हमने पिछले 5 साल किए, उन प्रयत्नों का लाभ हमको भरपूर इस कोरोना के समय हुआ है, और इसके लाभ को देखते हुए आगे भी ये सब चीजें इनको हम चालू रखेंगे। एक विषय जो है वो है हमारे किसान से जुड़ा कि हम लोग जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं। विपक्ष के लोग बहुत अपने आप को ये मान करके कि जैसे बहुत बड़ा एक विषय उनके हाथ लगा हो, जब उनके पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं होता तो कोई ना कोई निकाल करके लाएंगे, उसी में से उनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज हमको ये मिल गई है। हालांकि वो अपनी बातें उस समय की भूल जाते हैं जब गेहूं या सरसों या बाजरा, ये चीजें, गेहूं तो चलो खरीदते ही थे क्योंकि एफसीआई में सारा जाना होता है, उन्होंने बाजरा और गेहूं कभी खरीदा नहीं। हमने बाजरा, गेहूं ये सब खरीदा, और अगले बार के लिए हमने ये भी घोषणा की है कि मक्का, दालें, ये भी सब जितनी पैदा होंगी, इन सबको हम एक एक दाना प्रोक्योर करेंगे। एमएसपी से रेट, अगर मार्केट रेट ऊपर है तो अपने आप मार्केट में बिकेगा, नीचे है तो सरकार उसका प्रबंध करेगी खरीदने का, और हम ये जो घाटा होता है भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत, ये किसान को घाटा नहीं होने देंगे, सारा खरीदेंगे। जहां तक इस बार जिस बात को वो मुद्दा कहते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया, वो है किसान की पेमेंट देरी से क्यों हो रही है। ये मैं मानता हूं कि जितनी घोषणाएं हमने पहले की थी, किसान का जो पेमेंट है वो समय से होना चाहिए। समय से न होने के उसके जो कारण हैं, मुख्य कारण ये है कि इस बार आड़ती, सरकार, किसान, और जो कोरोना भी साथ में जुड़ गया, कोरोना के कारण से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्लेसेस, मंडियां, परचेज सेंटर ये ज्यादा बनाना, इन सारे विषयों को लेकर के कुछ समय ज्यादा इसलिए लगा कि हमने एक प्रोसेस जो बनाई है किसान के लिए पेमेंट देने की, कि जितना पैसा किसान का है मंडी में जाकर जितना उसको आड़ती को देना है, उसका माल बेचते हुए अपना एक कंसेंट दे दे कि ये मैंने किसान को, आड़ती को पैसा देना है मंडी में अपनी फसल बेच करके, और आड़ती वो पैसा उतना रोक लेगा, बाकी पैसा वो किसान के खाते में सीधा डालेगा। इसमें हमारे आड़ती बंधुओं का थोड़ा सा विरोध भी था, लेकिन हमने उनसे बातचीत करके उनको मनाया। बैंकों से प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कैसे बन सके, इसके लिए भी उनको मनाने में हमको थोड़ा समय लगा, देरी लगी।
क्योंकि बैंकों का भी थोड़ा रेसिस्टेंस उसमें था। लेकिन अंत में ये सारी प्रोसेस अब तय हो गई है कि माल बिकता है, बिकने के बाद एजेंसी जो हैं, जे फार्म आई फार्म बनने के बाद एजेंसीज उनको पैसा जो है भेजती हैं और किस आड़ती अपना पैसा काट करके और वापस वो पैसा हमारा एक अकाउंट है, क्या ज्वाइंट अकाउंट, पूल अकाउंट में भेजता है और पूल अकाउंट से वो पैसा किसान के खाते में जाता है। ये सारी प्रोसेस 7 दिन से 8 दिन के बीच में होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस को बढ़ाने में समय लगा। इसलिए बढ़ाने में समय लगने के कारण से पहला जो पेमेंट का लॉट है वो थोड़ा देर से गया है। आज की डेट में लगभग 2000 करोड़ रुपया ये पूल अकाउंट में जा चुका है और आज सायंकाल तक वो 2000 करोड़ रुपया, कुछ उसमें से चला गया है, लगभग 700 करोड़ रुपया चला गया है। बाकी जो पैसा है वो आज सायंकाल तक फार्मर्स के अकाउंट में चला जाएगा। और ऐसे ही आज 5 तारीख तक की सारी पेमेंट ये सब आड़तियों के खाते में चली जाएगी, जो लगभग 3900 करोड़ रुपया होगी। 3900 करोड़ रुपया और जाने के बाद और 2000 करोड़ रुपया पिछला 5900 करोड़ रुपया आज शाम तक आड़तियों के अकाउंट में चला जाएगा और ये अगले 2 दिन में 3 दिन में सब किसानों के खाते में चला जाएगा। अगले 5 तारीख के बाद 3-3 दिन का पैसा हर एक दिन में बढ़ेगा, ताकि हम, चूंकि फसल आने के बाद उसके 3 दिन बाद आई फार्म बनता है, आई फार्म कटते ही उसी दिन वो पैसा हमारे यहाँ से आड़ती को जाएगा। आड़ती को 3 दिन में वो पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो ऐसे 2 दिन का समय और उसमें लगता है। कुल मिलाकर 5 दिन 6 दिन के अंदर ये किसान के खाते में जाना शुरू हो जाएगा। जहां तक गेहूं के पैसे का विषय है और जहां तक सरसों का है, सरसों का पूरा पैसा क्योंकि वो आड़ती के थ्रू नहीं होता, सीधा हैफेड किसान के अकाउंट में देती है, तो लगभग 1150-1200 करोड़ रुपया ये हैफेड के अकाउंट से किसानों के अकाउंट में जा चुका है। इसलिए ये सारा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि पहले इतनी ट्रांसपेरेंसी कभी होती नहीं थी, पैसा वो आड़ती के खाते में रह गया या किसान को पहुंचा या कहीं और किसी जगह वो पेंडिंग रह गया, इसका कोई हिसाब होता नहीं था। किसान को हमने अगर डबल आय करनी है, डबल आय यानी 2022 तक उसकी आय को अगर डबल करना है, तो बहुत चाहे छोटी चीजें हैं चाहे बड़ी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। किसान के खर्चे कैसे कम किए जाए, और ये एक ऐसा अनसीन खर्चा किसान के ऊपर होता है जो किसान को भी पता नहीं लगता कि कहाँ रह गया, कितना ब्याज लग गया, कितना उसके ऊपर आ गया। ये सारे विषय किसान को हमको जागरूक भी करना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। और किसान को जागरूक करने के लिए हमारा कुछ एजेंडा आगे और 1-2 महीने बाद हम लागू करेंगे, ताकि किसान के साथ सजीव संपर्क बना करके और एक ही किसान को बताया जाए। क्योंकि कई विषय ऐसे जो शायद वर्तमान काल के लिए तो नहीं है, लंबे काल के लिए, उदाहरण के लिए हमने अभी एक योजना शुरू की है, मेरा पानी मेरी वसीयत, अर्थात मेरी विरासत, अर्थात मेरा जो पानी है, ये जमीन के अंदर का पानी ये मेरा है, और जमीन को मैं जब अपने नई पीढ़ी को दे करके जाऊंगा अपना विरासत के नाते, तो बिना पानी के जमीन दे जाऊंगा तो मुझे आने वाली पीढ़ियां गालियां देगी। इसलिए मुझे पानी के साथ उसको दे के जाना है। सो धान जो है, 1 किलो चावल लगभग 3000 लीटर पानी ये पीता है। हमारी धान की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा धान हमारे पास है। इसलिए हमने अपील की है कि जहां 40 मीटर से नीचे पानी चला गया है, वहां किसानों को कहा है कि अपने धान की बिजाई आधी कर दें, ताकि हम इसको पानी को बचा सकें और हम अपने उस उद्देश्य में पूरा हो सके, पानी बचाने के उद्देश्य में। केंद्र की बहुत योजनाएं चल रही हैं, जल जीवन मिशन की चल रही है, जल ही जीवन ये मिशन चल रहा है। हमने भी इसको एक मिशन के रूप में इसको लिया है। किसानों को हमने अपील की है, कठिनाइयां कोई किसानों के आएंगी उनके हम दूर करेंगे, क्योंकि पहली बार ये विषय हो रहा है तो कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं। ऐसे ये सब विषय हमारे सामने थे जो आज आपके सामने रखने थे। फिर भी चूंकि कुछ बंधुओं ने कुछ प्रश्नों के लिए कहा है, तो आप लोगों में से कुछ हमारे जो मीडिया एडवाइजर कौन ले रहे हैं प्रश्न? हाँ, प्रश्न पहला प्रश्न अनुराग जी से है, तो अनुराग जी बताएंगे क्या प्रश्न है, ताकि उस हिसाब से बात को आगे बढ़ा सके। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार।
मुख्यमंत्री जी, हरियाणा अब लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश करने को तैयार है। जी पिछले 3 चरणों में आपकी सरकार ने जिस तरह से कोरोना महामारी पर काबू पाया, जी, सबसे पहले तो आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। गेहूं व सरसों की खरीद की चुनौती रही आपके सामने। औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के बीच आपने अचानक मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की। विपक्ष ने इसका विरोध भी किया। इस योजना को शुरू करने के पीछे आपकी क्या सोच रही, और दूसरा, विपक्ष का विरोध करने के पीछे क्या सोच रही? इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, उससे हरियाणा के छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को किस तरह से राहत मिल सकेगी? जी सर। देखिए, जहां तक पानी का विषय है अनुराग जी, ये पानी वाला विषय कोई आज का नहीं है। हरियाणा जब से बना तब से ये विषय चल रहा है, और खास करके अब लेटेस्ट एसवाइल के रूप में ये विषय प्रेसिडेंट करता जा रहा है। एसवाइल का पानी हमको मिले, हम पंजाब से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम केंद्र को भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उतना पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।